Welcome friends. जय भारत, जय हिंदुस्तान. Friends, today we will discuss about the administrative reforms of मोहम्मद बिन तुगलक और you may say MBT. तो मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक सुधारों पे आज हम बात करेंगे. एक डिटेल सीरीज हम कर रहे हैं और इस पूरे सीरीज में मोहम्मद बिन तुगलक पे जो हमने सीरीज किया है इसमें हमने इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कस कर लिया और ये बताया है कि जो भी नीतियां उसकी रही मोहम्मद बिन तुगलक की वो असफल साबित हुई. हालांकि जब हम इसके प्रशासनिक सुधारों की बात कर रहे हैं तो यहां पर इसका इंटेंशन सही दिखेगा यहां पर, लेकिन बावजूद इसकी ये नीतियां फेलियर रहेंगी. और जब हम इन पॉइंट्स की चर्चा कर रहे थे तो वहां भी हमने यहां जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कुछ पॉइंट्स की चर्चा वहां भी हुई थी, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे ये वीडियो करेंगे. और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स था मोहम्मद बिन तुगलक का ये रिलेटेड है बेसिकली एग्रीकल्चर और रेवेन्यू से. तो ये भी नीतियां इसकी फेलियर रही थी, लेकिन फिर भी इसका इंटेंशन यहाँ पे लगेगा कि हाँ ये सही नीति थी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाया. ठीक है. इसके अलावा देखिए इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने बताया था कि इसके बाद ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसको डिस्कस करने के बाद हम इसके प्रशासनिक सुधारों पे बात करेंगे, हम इसके रिलीजियस पॉलिसी यानी धार्मिक नीति पे बात करेंगे और हम बात करेंगे इसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर यानी कला और स्थापत्य पे. तो इस पूरे सीरीज में आज हम इन सब पॉइंट्स को देखने के बाद आज हम प्रशासनिक सुधार को देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे धार्मिक नीति को और फिर हम देख लेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को. जहां तक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन की बात है मैंने बता दिया था कि तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक ये तुगलक वंश का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण शासक यानी सुल्तान. शासन काल 1325 से 1351 एडी तक. ठीक है. तुगलक वंश की स्थापना जो है इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने की थी. ठीक है. 1320 में जब खिलजी वंश का अंत हुआ था और उसके बाद 1320 से 1325 तक रहता है कौन, इसका पिता गयासुद्दीन तुगलक शासन में, और उसकी मृत्यु 1325 में होती है और 1325 से फिर 1351 ईस्वी यानी 1351 एडी तक शासनकाल रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक का. जहां तक दिल्ली सल्तनत के वंशों की बात है, डायनेस्टीज की बात है, तो इसमें 5 वंश मैंने बताया था कि है. ठीक है. सबसे पहला वंश गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी वंश, उसकी समाप्ति के बाद तीसरा वंश तुगलक वंश होगा, चौथा वंश जो होगा वो सैयद वंश और पांचवा और अंतिम वंश होगा वो लोधी वंश होगा. ठीक है. तो अभी हम तुगलक वंश में हैं और तुगलक वंश के सबसे महत्वपूर्ण और तुगलक वंश के दूसरे शासक मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं. जहां तक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन की बात हमने की थी पिछले कई वीडियोस में, उसको हम एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का मोस्ट एजुकेटेड सबसे ज्यादा शिक्षित सुल्तान कौन था तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक. ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत लर्नेड है, ये साहित्यकार है. ठीक है. ये कवि है, पोएट है. मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये एस्ट्रोनॉमर है, ये मैथमेटिशियन है, ये दार्शनिक है. ठीक है ना. ये जो है लॉजिक और फिलोसफी का इसको बहुत जबरदस्त ज्ञान है. ठीक है. इसके अलावा ठीक है ये सुलेखक भी है, ये सुंदर हैंडराइटिंग लिखता है जिसे कैलीग्राफी कहते हैं. तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर देखेंगे कहीं भी पूछा जाए कि द मोस्ट एजुकेटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, योर आंसर विल बी मोहम्मद बिन तुगलक. इसी के साथ अगला पॉइंट हम देखते हैं मोस्ट नंबर ऑफ रिवोल्ट्स यानी विद्रोह इसी के समय में होते हैं क्योंकि इसकी सारी नीतियां असफल साबित होंगी और जिसके कारण इसके शासनकाल में विद्रोह होगा. टाइटल्स की अगर हमने बात की थी तो उपाधियों की बात की थी, तो इसके टाइटल्स और उपाधियों में इसको मोहम्मद कहा जाता है. सबसे पहले तो इसका एक और नाम है फखरुद्दीन मोहम्मद जूना खान या जौना खान. ठीक है. तो आपको या कहीं मलिक फखरुद्दीन जूना खान भी आपको मिल जाएगा. ठीक है. इसके अलावा उपाधि मोहम्मद. ठीक है. उलुग खान की उपाधि किसकी थी तो मोहम्मद बिन तुगलक की. किसने दिया था उलुग खान की उपाधि, इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने. इसको कहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक को कहते थे धनवानों का राजकुमार या धनवानों का युवराज. तो अगर आपसे पूछा जाए कि धनवानों का युवराज या धनवानों का राजकुमार किसकी उपाधि थी तो मोहम्मद बिन तुगलक की. अगर आपसे पूछा जाए
कि खानों का खान और दुनिया का खान किसकी उपाधि थी? आपका जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को खानों का खान, दुनिया का खान कहा गया और इसे कई बार यूपी पीसीएस में पूछा भी जा चुका है। पिछले जो वीडियोस हैं उसमें मैं चर्चा कर भी चुका हूं। इसके अलावा इसामी ने इसको विधर्मी और काफिर कहा। इसके अलावा एक इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, सवर्ण अभिलेख, उसमें इसको मुकुट का मोती कहा गया, यानी कि सुल्तानों में श्रेष्ठ कहा गया इसको। इसके अलावा पागल शासक किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, मूर्ख सुल्तान किसे कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। रक्त पिपासु शासक किसे कहा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। तो ये टाइटल्स के बारे में, उपाधियों के बारे में, नाम के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। दिल्ली सल्तनत का अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम सुल्तान जिसने हिंदू फेस्टिवल्स में इंटरेस्ट लिया है, हिंदू फेस्टिवल मनाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक खासकर होली, दिवाली, दशहरा ये मनाता था। और कई बार एग्जाम में आया है कि दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान जो कि होली मनाता था, तो आपका जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के समय यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में दो साम्राज्य का उदय होता है, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, ये देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, ये बहमनी साम्राज्य है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है विजयनगर साम्राज्य है। बहमनी साम्राज्य जो था ये मुस्लिम साम्राज्य था, जबकि विजयनगर हिंदू साम्राज्य था। तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का उदय किस सुल्तान के समय में हुआ, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय हुआ, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। और किस वंश के समय हुआ अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे तुगलक वंश। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही इब्न बतूता भारत आता है। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को का निवासी था। मोरक्को कहां पे है? तो मोरक्को है अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में। इब्न बतूता ने अपना एक ट्रैवलॉग लिखा, यानी यात्रा वृत्तांत लिखा भारत के बारे में, और इसने इस यात्रा वृत्तांत यानी ट्रैवलॉग यानी किताब का नाम है रेहला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जा चुका है कि इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी, तो रेहला। ध्यान रखिएगा। तो ये सारा चीज हमने देख लिया। इब्न बतूता कहां का रहने वाला था? तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को कहां पे है? अफ्रीका में। अफ्रीका के किस पार्ट में? नॉर्थ अफ्रीका में। इसने कौन सी बुक लिखी? रेहला। ठीक है, ये इब्न बतूता जो है इसे काजी भी बनाया गया दिल्ली में आपको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और चाइना में राजदूत भी बनाकर ये भेजता है। बाद में इससे कुछ अनबन भी होती है और इसे इंप्रिजनमेंट भी देता है, यानी कि कैद खाने में भी इनको रखता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये बातें हमने कर ली थी। इसके बाद हमने सिद्धांत की बात की थी, किस सिद्धांत की? राजत्व के सिद्धांत की, यानी थियरी ऑफ किंगशिप की, और मैंने वहां पे चर्चा कर दी थी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके थियरी ऑफ किंगशिप यानी राजत्व के सिद्धांत में आप देखेंगे कि इसके कुछ एलिमेंट्स राजत्व के बर्बर से मिलते हैं और कुछ एलिमेंट जो हैं अलाउद्दीन खिलजी से मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी मिलेंगे जो दोनों में यानी तीनों में कॉमन होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक में भी, अलाउद्दीन खिलजी में भी, और बलबन में। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक में आप देखेंगे कि इनके थियरी ऑफ किंगशिप में कुछ समानताएं भी होंगी और कुछ असमानताएं भी होंगी। तो ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, यहां हम अब डिस्कस नहीं करेंगे। 2 अब में इसने टैक्स बढ़ा दिया था। ये 2 अब अगर आप देखें, 2 अब में टैक्स बढ़ा दिया था। यहां मैं एक बार आपको मैप बना दूं, ये देखिए 2 अब। देखिए ये है 2 अब, गंगा, ये यमुना, यही 2 अब का क्षेत्र है। इस 2 अब के क्षेत्र में इसने टैक्स इंक्रीज कर दिया था, देखिए, लेकिन ये भी फेलियर साबित हुआ था। मैंने आपको बताया था, टैक्स बढ़ा दिया गया, लेकिन इस टैक्स बढ़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अकाल की स्थिति आ गई, और अकाल में भी इसके रेवेन्यू ऑफिसर्स ने रेवेन्यू वसूले, जिससे किसान भड़क गए, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, वो जमीन छोड़ के भाग गए। यहां तक कि इसने कुछ सुधार भी किए अपने जो अपनी पॉलिसीज थी, और उसने देखा कि किसानों को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये लोन भी देगा। देखिए यहाँ पे मैंने चर्चा की, अभी मैं चर्चा करूंगा, फिर लोन भी देगा किसानों को, लेकिन वो उसमें देर हो गई है, किसान उनको खाने के लिए नहीं है किसानों को, तो क्या करेंगे? वो अपने पर्सनल
यूज के लिए उस पैसे का लोन का इस्तेमाल कर लेंगे, तो पूरी नीति इसकी फेलियर रहेगी। इसी तरह से दीवाने को ही देखिए, अभी मैं चर्चा करूंगा, दीवाने को ही पहले भी चर्चा कर चुका हूं, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था, यहां भी कुछ चर्चा करूंगा। ठीक है, शिफ्ट किया इसने कैपिटल, कहां से कहां तक, देखिए दिल्ली से देवागिरी, इसने कैपिटल शिफ्ट किया दिल्ली से देवागिरी, ये दिल्ली है यहां पर देखिए, और साउथ में देवागिरी जिसे दौलताबाद कहा जाता था, इसने कैपिटल शिफ्ट किया। बहुत ही दुर्गम रास्ता, ठीक है, कारण था कि मंगोलों का अटैक नॉर्थ वेस्ट से होता रहा था दिल्ली सल्तनत के समय। मंगोलों का अटैक जो है वो दिल्ली सल्तनत, मंगोल हमेशा खतरा बने हुए थे नॉर्थ वेस्ट से, तो ये सोचता था कि हम कैपिटल जो है अगर साउथ में कर लेंगे तो हम थोड़ा सेफ रहेंगे मंगोलों से। और इसके अलावा ये सोचता था कि नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट तो जीत चुका है ये, तो यहां रहेगा तो ये साउथ इंडिया को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बाद में इसे फिर दिल्ली वापस आना पड़ता है। और फेलियर होने का और भी रीजन था, ये बहुत दुर्गम रास्ते थे, देखिए ये विंध्य का रीजन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सतपुरा है, सतपुरा के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर अजंता है, तो देखिए विंध्य रीजन, सतपुरा और अजंता, इसके बीच में नदियां भी हैं, जैसे आप कहेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पर नर्मदा नदी मिलेगी, यहाँ पे आपको ताप्ती मिलेगी, फिर यहाँ पे गोदावरी मिलेगी, उसके बाद ये दौलताबाद आप पहुंचेंगे, ठीक है। तो इस पूरे दुर्गम रास्ते को पार करना था, गर्मी का दिन था, और इसने क्या किया, पूरी जनता को ही कह दिया कि चलो भाई बैग एंड बैगेज हम कैपिटल शिफ्ट करेंगे, सारी जनता चलो। तो वो करना क्या चाहिए था, इसको इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को, अपने कोर्ट को, ठीक है, अपने ऑफिस को शिफ्ट करना चाहिए था दौलताबाद, लेकिन इसने पूरी जनता को ही कहा कि हमें चलना है, और इसे बहुत खर्च लगे, गर्मी का मौसम, ये दुर्गम रास्ते हैं, इन पहाड़ों और नदियों को, घने जंगल पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए जब यहाँ पे लोग पहुंचेंगे तो बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर जाएंगे, ठीक है। तो 2-3 साल दौलताबाद रहता है, फिर ये वापस चला आएगा, कहेगा कि नहीं भाई अब दिल्ली चलो, तो फिर बैग एंड बैगेज लोगों को बुलाएगा। तो एक पूरी नीति इसकी असफल रही थी, तो ये भी हम चर्चा कर दिया था हमने, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल की, ये हमने देखा था। सांकेतिक मुद्रा, चांदी की मुद्रा की जगह इसने कॉपर का मुद्रा चलाया था, और किया क्या था कि एक ही वेट का कॉपर और चांदी का मुद्रा है, और दोनों का वैल्यू उसमें बराबर हो गया था, तो इसलिए चांदी की जो सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, टोकन करेंसी। तो टोकन करेंसी क्या होता है, इस पे भी मैंने पूरा डिटेल एक लेक्चर दिया हुआ है पिछले वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं। तो सांकेतिक मुद्रा चला है, वो भी फेलियर हुआ। इसके अलावा इसके फॉरेन पॉलिसीज के कुछ पार्ट्स हमने, खुरासान अभियान, नागरकोट अभियान, कराची अभियान, ये सब भी हमने चर्चा किया था, ये पार्ट है फॉरेन पॉलिसी का, तो ये भी हमने चर्चा किया था, ये भी फेलियर रहा था। तो ये सारी बातें हमने देख ली थी। अब हम देखते हैं इसके प्रशासनिक सुधार को। देखिए इसने दीवाने कोही नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया, जो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, यानी कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है। इसका प्रधान यानी हेड यानी चीफ जो होता था, उसको अमीरे कोही कहा जाता था। तो दीवाने कोही क्या था, अगर आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीवाने कोही एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था। किस लिए बनाया गया था समझ लीजिए, पहले मैं बता चुका हूं इन सब पॉइंट्स को, जब मैं इन सब पॉइंट्स पे जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, फिर भी क्योंकि हमें कलेक्टिव फॉर्म में यहां इसके सुधारों को देखना है, तो दीवाने को ही इसने बनाया था किस लिए, कि जो एग्रीकल्चरल क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी की जाए, कृषि योग्य भूमि में बढ़ोतरी की जाए, और बेसिकली टू ब्रिंग अनकल्टिवेटेड एरिया अंडर कल्टीवेशन, ये था, ठीक है। तो इसके लिए करीब 60 स्क्वायर माइल्स लैंड भी लिया गया, और उस पर 70 लाख टन का भी खर्च किया गया, ठीक है। उस पे रोटेशन में क्रॉप्स लगाए गए, तो क्रॉप्स पे खर्च हुआ, और कुछ जो रोटेशन में क्रॉप्स लगाए उस पे जो खर्च हुआ, कुछ ऑफिशियल्स जो देख रेख में इसके हैं उन पे खर्च किया गया। लेकिन ऑफिशियल्स ने क्या किया कि फंड का मिसयूज किया, और साथ ही जो लैंड देखा गया था इसके लिए वो इनफर्टाइल था, फर्टाइल नहीं था, उपजाऊ नहीं था, इसलिए दीवाने को ही जो है ये डिपार्टमेंट का जो काम था इसमें ये फेलियर रहा। हालांकि जहां तक इंटेंशन की बात है, ये कृषि में सुधार के लिए और कृषि योग्य भूमि में बढ़ोतरी के लिए इसने दीवाने को ही नाम का डिपार्टमेंट बनाया। तो अगर आपसे पूछा जाए दीवाने को ही किसने बनाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस पर्पस से बनाया, कृषि योग्य भूमि में बढ़ोतरी के लिए। इस ये भी आपका आ सकता है एग्जाम में, तो आप देखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल बनेगा।
दूसरा पॉइंट यहां पर देखिए, इसने हस्बे बहिलास क्या था, मैं शुरू में ही बताया था कि इसने एक रजिस्टर बनवाया था जिसमें दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान है जो रजिस्टर बनवाता है। किस तरह का रजिस्टर है, इसमें आय और व्यय का यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा होगा और सारे प्रोविंसेस को यानी सूबे को भी कह दिया गया कि अपने अपने इनकम का और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा भेजे जो इस रजिस्टर में नोट डाउन कर दिया जाएगा, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस रजिस्टर को कहा गया हस्मे बहिलास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाए हस्मे बहिलास क्या था भाई, रजिस्टर था। ये रजिस्टर किस लिए था, तो इनकम और एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड को रखने के लिए था। किसने ये चलाया था ये रजिस्टर, इस रजिस्टर की शुरुआत किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से भी सवाल बनेगा। इसके अलावा देखिए मैंने ये बताया था आपको दोअब में ये टैक्स वृद्धि करता है। दोअब कौन सा क्षेत्र है, यही दोअब का क्षेत्र है, गंगा ये यमुना ये क्षेत्र जो है ये दोअब का क्षेत्र हो गया। यहाँ पे टैक्स बढ़ा देता है, लेकिन जब टैक्स बढ़ाता है उसी समय अकाल आ जाता है, किसानों को बहुत प्रॉब्लम होती है। इस अकाल की स्थिति में भी क्या होता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के रेवेन्यू कलेक्टर हैं वो टैक्स जो है वो लेते हैं। इससे किसानों को बड़ी परेशानी होती है, वो भूमि छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन फिर उसने सुधार करने की, उसे महसूस हुआ कि उसने गलती की है मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो उसने सुधार भी किया। उसने फेमिन कोड बनाया। देखिए फेमिन कोड क्या, अकाल संहिता। इसी के यही जो दोअब में टैक्स बढ़ाया गया और अकाल आ गया तो इससे समस्या होने लगी, किसान जमीन छोड़ के भागने लगे, तो फिर इसने फेमिन कोड बनाया, अकाल कोड बनाया। आप ध्यान रखिएगा, जब इसका पिता गयासुद्दीन तुगलक था उसने मना किया था रेवेन्यू ऑफिशियल्स को कि भाई अगर अकाल आ जाए तो टैक्स माफ कर दो। इसके समय जबरदस्ती रेवेन्यू जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने टैक्स वसूला अकाल के समय में भी। ये महसूस करता है कि गलती हो गई तो फेमिन कोड बनाएगा। फेमिन कोड के बाद ये क्या करेगा, देखिए एक और काम करेगा कि ये शताधिकारी बनाता है। तो सवाल पूछा जाएगा, इसने फेमिन कोड बनाया, शताधिकारी, ये एक ऑफिशियल है, ऑफिसर है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है देखिए, ऑफिसर ओवर 100 विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स। 100 ऑफिसर्स जो ग्राम क्षेत्र में होंगे यानी गांव वाले क्षेत्र में होंगे, जो 100 रेवेन्यू ऑफिसर राजस्व अधिकारी जो गांव के क्षेत्रों में जो राजस्व अधिकारी होंगे, ऐसे 100 ऑफिसर के ऊपर एक ऑफिसर रखता है शताधिकारी, ठीक है। किसको कंट्रोल करने के लिए, जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स है। कितने रेवेन्यू ऑफिशियल्स, 100 रेवेन्यू ऑफिसर। ये कहां पे रेवेन्यू ऑफिशियल हैं, ये हैं आपको गांव में, विलेज क्षेत्र में। तो उन 100 रेवेन्यू ऑफिशियल्स पे एक जो कंट्रोल करने के लिए अधिकारी होगा वो होगा शताधिकारी। ये मैंने पूरा लिख दिया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शताधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सवाल बनेगा, आपसे पूछ दिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसने शताधिकारी नियुक्त किया तो कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये शताधिकारी कौन था, एक ऑफिसर था, हाँ, जिसे गांव के 100 राजस्व अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए रखा गया था। देखिए क्लियर है, ऑफिसर शताधिकारी कौन है, ऑफिसर ओवर 100 विलेज रेवेन्यू ऑफिसर्स, यानी कि गांव के 100 राजस्व अधिकारी होंगे, उनके ऑफिसर ऊपर जो अधिकारी होगा कंट्रोल करने के लिए वो शताधिकारी होगा, ठीक है। तो गांव के रेवेन्यू यानी राजस्व अधिकारी को कंट्रोल कौन करेगा, शताधिकारी। ये भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में गांव के जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे उनको कंट्रोल करने के लिए कौन होता था, तो शताधिकारी होता था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब यहां पर इसने पहले तो दोअब का जो कारनामा हुआ, टैक्स बढ़ाया गया दोअब के क्षेत्र में, ठीक है। अकाल आ गया फिर भी किसानों से टैक्स वसूला जा रहा है। तो अब क्या करेगा, इसने फेमिन कोड बनाया, शताधिकारी नियुक्त किया। उसके बाद इसने कृषि ऋण, इसने लोन देने की भी व्यवस्था की किसानों को राहत देने के लिए। देखिए इसने अपनी गलती महसूस की, गलती हो गई, लेकिन इस सब में देर हो गया, ठीक है। इन्हें लोन दिया गया, कृषि लोन, किसानों को एक लोन दिया गया जिसको सोंधरा लोन कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है सोंधरा लोन किसने दिया था,
तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ये बहुत, देखिए मैंने डाउन किया हुआ है एरो, ये बहुत कम इंटरेस्ट पे ये लोन होता था। ये लोन किसके लिए? बीज के लिए, हल के लिए, बैलों के लिए, ये सोंधरा लोन, ठीक है। उसके बाद एक तकावी लोन होता था जो इंटरेस्ट फ्री होता था, यानी कि इस पे इंटरेस्ट नहीं लगता था। ये लोन दिया गया था अकाल की स्थिति में, लेकिन यही हुआ, मैंने बताया अकाल आता है, किसान अपनी जमीन छोड़कर भागते हैं, और इस स्थिति में जब ये लोन भी दिया जाता है तो ये लोन को ये अपने व्यक्तिगत यूज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास आवश्यक चीजें नहीं है, खाने पीने की चीज नहीं है, अकाल आ गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे ये जो लोन है, ये जो कर्ज है, ऋण है, इसका इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज के लिए करेंगे। इस तरह से जो 2 अब का जो टैक्स बढ़ोतरी का इसका जो निर्णय है, ये भी गलत साबित हो जाएगा और असफल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां बात हो गई। इसके अलावा आगे देखिए, मुक्ता से राजस्व वसूली का अधिकार छीनकर वली खराज या खिराज को दे दिया। अब समझिएगा मुक्ता कौन था। देखिए इक्ता व्यवस्था होती थी दिल्ली सल्तनत के समय, हम इक्ता व्यवस्था पे डिटेल वीडियो करेंगे, लेकिन मैं इतना आपको बता चुका हूं कि इक्ता होता क्या था। इक्ता, मान लीजिए भूमि है, इसको कई भूखंडों में बांट दिया जाएगा, और इन भूखंडों में जब बांट दिया जाएगा, ठीक है, ये भूमि है, इसको कई भूखंडों में बांट दिया गया, ठीक है, ये इन्हीं भूखंडों को इक्ता कहा जाता था, और यहाँ एक एक इक्तेदार बैठा दिया जाता था। ये इक्तेदार क्या करेंगे? रेवेन्यू वसूलेंगे, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, यहाँ इनके पास सैनिक भी होगा, तो ये सैनिकों को भी वेतन देंगे। या यहाँ इस इक्ता में देखिए क्या है, भूखंड है, और इन भूखंडों को ही कहा जाता था इक्ता, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक इक्ता अपॉइंट होंगे, इक्तेदार, हेड जो होंगे इक्तेदार होंगे, इक्ता के हेड इक्तेदार होंगे, अपॉइंट कर दिए जाएंगे, और ये इक्तेदार सारा खर्च निकालेंगे। यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, उसी रेवेन्यू से यहाँ के कर्मचारियों को वेतन देंगे, अपना वेतन निकालेंगे, जो बचेगा टैक्स के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे। ये जो भूखंड है इसे इक्ता कहा जाता है। इसी के जो मुखिया होते थे उनको कहा जाता था मुक्ता, या कहीं कहीं कहा जाएगा मुक्ति, ठीक है। तो देखिए मुक्ता को पहले राजस्व से मुक्ता से राजस्व वसूली का अधिकार छीन लिया गया। पहले मुक्ता जो थे ये राजस्व वसूली का काम कर रहे हैं। देख लीजिए आप जब इक्ता पढ़ेंगे ना, तो वहां हर शासक के समय थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसी परिवर्तन के तहत देखिएगा, मुक्ता तो राजस्व वसूलते थे और उसी से अपना भी खर्च निकालते थे। वहां जो यहाँ जो इक्ता में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी खर्च निकालेंगे, बाकी जो बचेगा टैक्स के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे। लेकिन अब मुक्ता से राजस्व वसूली का अधिकार छीन लिया गया और यहाँ पर दे दिया गया वली खिराज को। और ये वली खिराज इंट्रोड्यूस किसने किया? इंट्रोड्यूस्ड बाय, देखिए ये एमबीटी। तो ये सवाल आ सकता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस ऑफिसर को इंट्रोड्यूस किया था, तो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि वली खिराज जो है वो ऑफिसर जो है जो रेवेन्यू वसूलता है इक्ता में, वो किसके समय इस ऑफिसर की नियुक्ति हुई थी? तो इस ऑफिसर की नियुक्ति हुई थी वली खिराज की मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वली खिराज, यहां पे मैं बोल कर देता हूं, इसकी नियुक्ति हुई थी वली खिराज की मोहम्मद बिन तुगलक के समय। देखिए पहले मुक्ता के पास, मुक्ता कहीं कहीं मुक्ति भी मिलेगा, ठीक है। मुक्ता की जो इक्तेदार होते थे, इन भूखंडों के जो हेड होंगे, हाँ ये भूखंड क्या है? इक्ता है। इनके हेड को यही जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी वो इक्तेदार होंगे। तो इन्हीं को कहा जाता था, जो प्रमुख होते थे इक्ता के प्रमुख, उनको कहा जाता था मुक्ता या मुक्ति। तो पहले मुक्ता, यहां पे मैं लिख देता हूं, मुक्ति भी लिख देता हूं, मुक्ता या मुक्ति, मुक्ति कुछ भी कहेंगे। तो इनको राजस्व का भी अधिकार था, और सैनिक, मतलब एमबीटी के पहले, और सैनिक अधिकार भी था, यानी सैनिक प्रशासन भी ये देखते थे, उनका खर्च भी निकालते थे। लेकिन अब राजस्व वसूली का जो अधिकार है मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ये छीन लिया जाता है। तो ये सवाल बनेगा कि किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के समय मुक्ता या मुक्ति से इक्ता में राजस्व का अधिकार छीन लिया गया? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। छीन कर किसे दिया गया?
एक ऑफिशियल है या ऑफिसर है, अधिकारी है, वली ए खिराज नाम के अधिकारी को दिया गया। ये अधिकारी किसके समय इंट्रोड्यूस होता है? इस अधिकारी की नियुक्ति करने वाला सबसे पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का कौन है अगर पूछा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस तरह से हमने सारा चीज यहाँ पे देख लिया। इसके प्रशासनिक सुधार को एक जगह लिखने के लिए भी आए तो भी आप लिख सकते हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ दे दीवाने को ही, जैसे किसका डिपार्टमेंट था, कौन सा डिपार्टमेंट था, तो कृषि विभाग था, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था। इसका प्रधान क्या कहा जाता था? अमीरे को ही। आकाश संहिता लाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान या आकाश संहिता लाने वाला सुल्तान यानी फैमिंग कोड लाने वाला सुल्तान तो मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोई बनाने वाला सुल्तान तो मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि ऋण देने वाला, सौंधरा ऋण यानी लोन देने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तकावी ऋण देने वाला मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी पूछा जा सकता है तकावी क्या था? तो एग्रीकल्चरल लोन था। सौंधरा क्या था? एग्रीकल्चरल लोन था। इसमें सौंधरा जो है वो किस तरह का लोन है? इंटरेस्ट फ्री लोन है, सॉरी लेस इंटरेस्ट पे दिया गया लोन है। जबकि तकावी किस तरह का लोन है? इंटरेस्ट फ्री लोन है, यानी सौंधरा में बहुत कम इंटरेस्ट लगता है, ब्याज लगता है, जबकि यहाँ पे तकावी ऋण में ब्याज नहीं लगता है। जबकि दोनों ही जो ऋण है, दोनों ही जो लोन है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और ये कब लगा था? जब 2 में टैक्स की बढ़ोतरी हुई थी और ऐसा लगा था ये नीति इसकी फेलियर हो रही है, मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा महसूस हुआ था, तब उसने इस तरह के लोन का प्रोविजन किया था ताकि किसानों को हेल्प कर सके। लेकिन वही हुआ, इंटेंशन सही, कार्यान्वयन गलत और टाइमिंग सही नहीं होने से ये नीतियां फेलियर हो रही हैं। मुक्ता कौन था? तो मुक्ता या मुक्ति इक्तेदार होते थे, किसी इक्ता के प्रमुख होते थे। इक्ता क्या था? मैंने बता दिया, भूखंड होता था। हाँ, 1 इक्ता, 2 इक्ता, 3 इक्ता, 4 इक्ता, कई इक्ता, एक भूखंड को कई इक्ता में बांट दिया जाएगा। उनका एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिक एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। यहां से ये अपना खर्च निकालिए, तो सैलरी नहीं दिया जाता था, इक्तेदारों को कहा जाता था यहीं से खर्च निकालिए। हाँ, यहां से जो रेवेन्यू आता है उससे आप सैनिकों को भी दीजिए, आप अपना भी सैलरी निकालिए, और जो बचता है उसको भेज दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो बचा हुआ जो रेवेन्यू होता था ना, जो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, उसको फवाजिल कहते थे, फवाजिल। आगे हम बताएंगे जब हम इक्ता व्यवस्था पर पूरी बात करेंगे। इक्ता व्यवस्था पे पूरी वीडियो हम करेंगे जहां पर किस सुल्तान के समय क्या परिवर्तन आता है इक्ता में, ये हम देखेंगे। तो इस तरह से हमने ये सारा डिटेल देख लिया प्रशासनिक सुधारों का। अब आपको चाहे कहा जाए कि 100 वर्ड लिख दीजिए, या ऑब्जेक्टिव दीवाने कौन सा डिपार्टमेंट है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। आकाश संहिता लाने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि ऋण सौंधरा और तकावी देने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। सौंधरा किस तरह का लोन है? इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट पे दिया गया लोन है। तकावी किस तरह का लोन है? इंटरेस्ट फ्री लोन है। दोनों लोन किस तरह के लोन है? कृषि एग्रीकल्चरल लोन है, कृषि ऋण है। मुक्ता से राजस्व की वसूली का अधिकार छीनने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मुक्ता से छीन के मुक्ति से छीन के किसे दे दिया गया? वली खराज को। तो इस तरह से हमने प्रशासनिक सुधारों पर बात कर ली। आगे के वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक के रिलीजियस पॉलिसी पे बात करेंगे। आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.